एक करोड़पति घर का रिश्ता एक मामूली सी गरीब सी लड़की के लिए आता है और उसके बाद वह लड़की इस रिश्ते के लिए मान भी जाती है, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि तुम्हारी माँ का इलाज हम करवा देंगे, क्योंकि गरीबी के कारण अपनी माँ के इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। लेकिन इस बात को कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद अचानक से वो लड़की उस करोड़पति इंसान के पास फ़ोन करती है और कहती है कि अंकल जी, मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़का होता है, उसका जो पिता होता है जिसके पास उसने फ़ोन किया था, वह तो एकदम से परेशान सा हो जाता है। लेकिन तभी जो वो लड़का होता है वो एकदम से मुस्कुराता है और कहता है कि पिताजी, अब तो मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। ऐसा कहकर वह वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठता है और सीधा उस लड़की के घर पहुँच जाता है। अब लड़के ने चूंकि अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन जैसे वो उसके घर में जाता है और वह लड़की उसे देखती है तो एकदम से लड़की हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि सब्जी वाले, तुम्हारे पास ऐसे कपड़े कहाँ से आ गए। इस बात को सुनकर जो लड़का होता है वो एकदम से मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैं सब्जी वाला नहीं हूँ और मुझी से तुम्हारी शादी होने वाली थी। कौन था वह लड़का और किस वजह से वह लड़की उसे सब्जी वाला कह रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रांड डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंदर एक परिवार रहा करता है और परिवार के अंदर एक लड़का है जिस लड़के का नाम होता है सुभाष। सुभाष के पिता की खुद की एक कपड़ों की मिल है और वह अच्छा खासा रुपया पैसा कमा चुका है, तो बहुत बड़े बंगले में रहा करता है। यहाँ पर जो सुभाष है वह घर के अंदर ही है और सुबह सुबह उसके माता पिता दोनों उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा, शादी तो तुम्हें करनी होगी और अगर तू शादी नहीं करेगा तो हम लोग अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेंगे। अब जब सुबह सुबह सुभाष ये बात सुनता है तो उसके बाद माता पिता से कहने लगता है कि माँ बाबूजी, आप पहले बैठो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल यहाँ पर सुभाष की पहले शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी ने उसका और उसके परिवार का जीना हराम कर दिया था और इसी वजह से बड़ी मुश्किल से उसने अपनी पत्नी से छुटकारा पाया है, क्योंकि वह ढेर सारे कोर्ट केस करने की धमकी दिया करती और छोटी छोटी बातों पर बवाल कर दिया करती। तो इन सभी बातों से जो सुभाष है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और इसी वजह से अब वह दूसरी शादी करने से साफ साफ मना कर रहा है। चूंकि सुभाष अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो इसी वजह से माता पिता कैसे भी करके उसकी शादी कराना चाहते हैं। अब जैसे सुभाष से ये ऐसा कह देते हैं कि हम लोग अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेंगे, तो सुभाष बैठकर उनसे बात करने लगता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि माँ बाबू जी देखो, ये जो पहले मेरी शादी हुई थी उसकी वजह से 4 साल हमारे ऐसे बर्बाद हो गए हैं जिनकी भरपाई जीवन में कभी भी नहीं हो सकती। तो मैं नहीं चाहता कि दोबारा से कोई और महिला हमारे घर के अंदर आए और वो ऐसा तांडव करे। और आजकल सभी लड़कियां ज़्यादातर इसी प्रवृत्ति की हो गई हैं जिस तरह की मेरी पहली पत्नी थी। तो आप लोग अपने दिमाग से इस ख्याल को निकाल दो कि मैं शादी करूंगा भी, मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अब इस बात को सुनकर जो पिता होते हैं वो थोड़ी देर तक इस बात को सोचते हैं और सोचने लगते हैं कि बेटा कह तो ठीक रहा है, इकलौता बेटा है, लेकिन शादी भी तो होनी जरूरी है। उसके बाद वह कहने लगते हैं कि बेटा, अगर संस्कारी लड़की मिले तो क्या तू शादी करेगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सुभाष होता है वो कहता है कि हाँ, अगर कोई संस्कारी लड़की मिले, ऐसी लड़की मिले जो घर में बिल्कुल भी झगड़ा ना करे और आराम से अपने जीवन को व्यतीत करे, तो उससे भले ही मैं शादी कर लूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो सुभाष का पिता होता है वो थोड़ी देर के लिए सोचता है और सोचने के बाद एकदम से मुस्कुराता है। कहता है कि है ऐसी लड़की मेरी निगाह में, लेकिन मुझे एक बार जाकर कंफर्म करना होगा। अगर लड़की हुई तो तुझे उससे शादी करनी होगी। इस बात को सुनकर जो सुभाष है वो पूछता है कि कौन है पिताजी। तो वह बताता है कि हमारे कंपनी के अंदर एक क्लर्क काम किया करते थे जिनका नाम था दीनदयाल जी। दीनदयाल जी जो कि काफी ज्यादा संस्कारी थे और जब वो वहां पर काम किया करते थे, मैं भी वहां पर चेयरमैन रहा करता था, तो उस टाइम पर अगर मुझे कोई भी समस्या आया करती तो उसको सामाजिक निपटारे से अगर देखा जाए तो वहां पर दीनदयाल जी ही उसका पूरा के पूरा फैसला किया करते थे। यानी कि उन्हें सामाजिक तौर पर नॉलेज काफी अच्छी थी और जिस व्यक्ति को इतनी अच्छी सामाजिक नॉलेज हो तो उनकी बेटी भी काफी ज्यादा नॉलेजेबल होगी और बहुत ज्यादा सोचा करती होगी इन सभी चीजों के बारे में। क्योंकि दीनदयाल जी का काफी दिन पहले निधन हो गया है और उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो किस साल में रहा करते हैं, लेकिन चलो आज मैं उनसे मिल भी आऊंगा और उस लड़की से तुम्हारी शादी की बात भी कर लूंगा। ऐसा सोचकर जो पिता होते हैं वे वहां से अपनी गाड़ी को लेकर चल देते हैं और सीधा गांधीनगर शहर में एक मार्केट एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक छोटा सा मकान दीनदयाल जी का था जिसके अंदर उसकी पत्नी और उसकी बड़ी बेटी और 2 छोटे बेटे रहा करते थे। अब जैसे यहाँ पर जो
सुभाष के पिता हैं वह वहां पर जाते हैं तो उस दरवाजे को खटखटाते हैं तो अंदर से एक छोटा बच्चा दरवाजा खोलता है और जैसे वो दरवाजा खोलता है तो उसके बाद यहां पर सुभाष के पिता उस घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर फिलहाल वो लड़की भी थी जिसका नाम संगीता होता है, साथ में उसकी माँ भी थी और दोनों भाई थे। अब जैसे वो अंदर जाते हैं तो यहां पर उनके कपड़ों को देखकर संगीता समझ गई थी कि वो बड़े आदमी हैं और उसके बाद पूछने लगती है कि आप कौन हो और यहां पर क्यों आए हो। तो उसके बाद वे अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि बेटी मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूं, जब वो हमारी कंपनी में क्लर्क का काम किया करते थे तो हम दोनों की बड़ी अच्छी पटा करती थी। इस बात को सुनकर यहां पर जो संगीता होती है उनका आदर सम्मान करती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है। इधर वहां पर संगीता की बूढ़ी माँ भी होती है जो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली है, क्योंकि जब से पति इस दुनिया से गया है उसके बाद से उसने खुद ने काम करना चालू किया, लेकिन पति के वियोग में वो काफी ज्यादा परेशान रहा करती है और इसी वजह से अब काफी ज्यादा बीमार भी रहने लगी है। जब यहाँ पर दीनदयाल जी वहां पर आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान परिवार की कंडीशंस के बारे में उन्हें पता चलता है। क्योंकि संगीता अब खुद कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है, साथ में माँ की बीमारी का इलाज भी रहा करता है, घर का काम भी है और छोटे भाइयों की पढ़ाई भी है, तो इसी वजह से वह एक मशीन की तरह पैसा कमाया करती है। सुबह शाम ट्यूशन दिया करती है और दिन के समय में बाहर नौकरी किया करती है पासी की कंपनी में, और जब भी कभी दिन में कोई दिक्कत आ जाया करती है तो उसके बाद वह फौरन से घर लौट आया करती है। यानी कि पूरी परिवार की जिम्मेवारी अब संगीता के कंधों पर है। अब इन बातों को समझने के बाद यहाँ पर वे समझ जाते हैं कि इससे अच्छा रिश्ता मेरे बेटे के लिए नहीं मिल सकता। जो अपने मायके में इतना कर रही है तो अपने ससुराल में कितना करेगी और किस तरह से हमारे परिवार को एकजुट होकर रखने में मदद करेगी। इस बात को सोचकर यहाँ पर जो सुभाष के पिता होते हैं वो अब एकदम से उससे कहने लगते हैं, बेटी क्या तुम मेरे घर की बहू बनना चाहोगी। अब इस बात को सुनते ही संगीता एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना परिचय दिया है तो वो करोड़पति होने चाहिए, लेकिन वो उसे अपने घर की बहू क्यों बनाना चाहते हैं। तो वह पूछने लगती है कि क्यों अंकल जी क्या हो गया ऐसा। तो वह बता देते हैं कि बेटा मेरा एक बेटा है, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। बार बार कहा करता है कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी जो पहले शादी हुई थी उसकी वजह से 4 साल उसके बर्बाद हो गए हैं और उसकी वजह से अब उसे शादी नाम से नफरत हो गई है। तो इसी वजह से मैं एक संस्कारी लड़की ढूंढ रहा था और तुझसे ज्यादा संस्कारी मुझे कोई नहीं दिखा, तो इसी वजह से मैं अपने बेटे की शादी तुमसे कराना चाहता हूं। अब जो संगीता होती है वो थोड़ी देर कुछ सोचती है और सोचने के बाद मना करने लगती है। कहती है कि नहीं अंकल जी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और ताने मैं सहन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आत्मविश्वास के साथ जिया करती हूं और इसी के साथ अपनी जिंदगी को बिताना चाहती हूं। लोग कहेंगे कि करोड़पति को फंसा लिया और उसके बाद उससे शादी कर ली, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन तभी यहाँ पर जो सुभाष के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटी ये काम मैं वैसे नहीं कर रहा, अगर तू मेरे बेटे से शादी करती है तो उसके बाद तेरे परिवार की पूरी जिम्मेवारियां मुझ पर हैं, और तू चाहे तो पहले तुम्हें करोड़पति की तरह मैं समाज में घोषित कर दूं और उसके बाद तुम्हारी शादी करा दूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो संगीता होती है उसे लगने लगता है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा है और ऐसा ही मैं कर लेती हूँ। उसके बाद वह हामी भर लेती है, कहती है कि ठीक है अंकल जी, मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, जब आपका बेटा शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो मुझे बता देना। ऐसा कहकर वह फिलहाल तो यहाँ से सुभाष के पिता को भेज देती है, लेकिन जैसे ये बात जाकर सुभाष का पिता सुभाष को बताता है तो उसके बाद वह पूछने लगता है कि कौन है लड़की, कहाँ रहा करती है। तो पिता उसे फटाफट बता देता है कि फलानी जगह गांधी नगर में जो छोटी सी सब्जी मंडी है उसके सामने ही उसका घर है और वहीं पर वो रहा करती है। इस बात को सुनकर जो सुभाष होता है वो कहता है कि ठीक है, मुझे कुछ समय चाहिए और कुछ समय बाद मैं आपको ये बात बता सकता हूं। इसके बाद यहाँ पर जो सुभाष होता है वह अब अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ऐसे विश्वास करना ठीक नहीं है, एक बार खुद चलकर देख लेता हूं कि क्या मामला है। ऐसा सोचकर वह अपने घर से निकलता है एक दिन सुबह सुबह, लेकिन जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचता है, क्योंकि अहमदाबाद से गांधीनगर की दूरी लगभग 30 से 32 किलोमीटर दूर है, तो उसी समय रास्ते में उसे ख्याल आता है कि अगर मैं ऐसे कपड़ों में उसके सामने जाऊंगा तो वो अच्छी बनकर ही दिखाएगी, तो क्यों ना अपना भेष बदल लूं और भेष बदल कर उसके पास जाऊं। इसी वजह से जो सुभाष होता है वह गांधीनगर के बाहर ही रुक जाता है और रुकने के बाद अपने ड्राइवर को कहता है कि तुम यहीं आसपास होटल पर रहना और मैं शाम के समय तुम्हें फोन करूंगा और तुम यहीं पर आ जाना। ऐसा सोचकर वह सीधा उसके घर के पास वाली उस सब्जी मंडी में जाता है जहां से उसका घर साफ साफ दिखाई दिया करता है, और वहां पर जाने के बाद एक रेहड़ी वाले जो अंकल जी होते हैं उनसे कहता है कि अंकल जी, मुझे ना आपकी रेहड़ी चाहिए और मुझे भी यही काम करना है, क्या आप मुझे अपनी रेहड़ी दे सकते हो। अब इस बात को सुनकर जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो कहने लगता है कि क्यों बेटा, अच्छे भले तो लग रहे हो, फिर मेरी रेहड़ी तुम्हें क्यों चाहिए। तो वो कहने लगता है कि दरअसल मुझे कुछ दिनों के लिए काम है और जितना आप इससे पैसे कमाया करते हो उससे 3 गुना पैसा मैं आपको दूंगा,
दूंगा, इतने दिन आप ऐसा करो किसी वेकेशन पर चले जाओ और आपकी रेहड़ी से मैं पैसा कमाऊंगा। अब ये ऑफर उस व्यक्ति को बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि कहीं ऐसा नहीं ये मेरी रेहड़ी को लेकर भाग जाए। वो कहता है कि नहीं बेटा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन तभी सुभाष जो होता है वह समझ जाता है कि इसे अपनी रेहड़ी का डर है और इसी वजह से वह 50,000 रुपए की गड्डी अपने पास से निकालता है और उसके हाथ में रखता है। कहता है कि ये लो, ये रेहड़ी के पैसे भी लगा लो और साथ में एडवांस पैसे जो बच जाए उन पैसों को अपने पास रख लेना, ताकि आपको ये विश्वास हो कि आपको पेमेंट पहले मिल चुकी है। इस बात को देखकर वह बुजुर्ग व्यक्ति एकदम से खुश हो जाता है और कहता है कि बेटा जब मुझे पैसे ही मिल गए तो मुझे अब कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम आराम से जब तक चाहो इस रेहड़ी को चला सकते हो और जब तुम्हें नहीं चलानी हो तो मेरे पास फोन कर देना। वह उसे अपना नंबर देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद जो सुभाष होता है वह साधारण से कपड़े ऐसे ही खरीद लेता है और खरीदने के बाद उन्हें थोड़े से ऐसे कर लेता है जो थोड़े से पुराने दिखने लगे। उसके बाद उन कपड़ों को पहनकर वहां पर उसके घर के सामने सब्जी की रेहड़ी लगाकर खड़ा हो जाता है और अब राह देखने लगता है कि कब वो लड़की उसे मिलेगी, क्योंकि पिता ने उसे फोटो तो दिखाई दिया था, तो उस फोटो को लेकर वह यहां पर खड़ा रहता है। और धीरे धीरे वो पल भी आता है जब संगीता कंपनी से वापस लौटती है और उसके बाद थोड़ी देर घर में रहने के बाद वापस से चली जाती है, क्योंकि वह बच्चों को पढ़ाया करती है। तो एक जगह पर उसने ऐसी जगह ले रखी थी जिस पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और वहां पर जाकर वह बच्चों को पढ़ाने के लिए चली जाती है। अब एक छोटी सी झलक उसे मिल गई थी और शक्ल को देखकर उसे लगा था कि यह बिल्कुल खूबसूरत है और मेरी पत्नी बनने के लायक है, लेकिन अभी उसका इम्तिहान बाकी था और वह पूरी तरह से इस बात का इम्तिहान लेना चाहता था। थोड़ी देर बाद यानी कि जब बच्चों को पढ़ाने का टाइम हो जाता है तो उसके बाद वह वापस से घर में आती है और जब वह घर जाती है तो दोबारा से उसकी नजर उस पर पड़ती है। अब जब वह घर में चली जाती है तो निगाह तो उसकी पड़ जाती है कि कैसी लड़की है, लेकिन वह उससे बातचीत करना चाहता है और इसीलिए वह सोचता है कि 2-3 दिन लगातार यहीं पर सब्जी लगाता हूं और उसके बाद ये लड़की कभी ना कभी तो सब्जी खरीदने के लिए आएगी। ऐसा सोचकर वह इसी काम को लगातार करता रहता है और धीरे धीरे वह जो लड़की होती है संगीता, वह इस मंडी में सब्जी खरीदने के लिए भी आती है। और जब वह और सब्जी वालों से सब्जी खरीद रही थी और मोल भाव कर रही थी तो बार बार वह उसकी तरफ देख रहा था और इस बात को देखकर यहाँ पर संगीता भी इस बात को नोटिस कर लेती है। हालांकि जो सुभाष होता है उसके पास जो सब्जियां हैं वो काफी छोटी हैं और देखने से पुरानी लग रही है। ऊपर से उसने जो गेटअप चेंज किया है उसमें वो काफी ज्यादा गरीब लग रहा है। और जब संगीता उसे अपनी तरफ देखता हुआ देखती है तो उसके बाद सोचने लगती है कि शायद इस बेचारे की सब्जी कल भी नहीं बिकी है और आज ये इन्हें लेकर आया है, तो इसी वजह से इसे लग रहा है कि मैं इसे सब्जी खरीद लूं। इसी वजह से जो संगीता होती है जिससे सब्जी खरीद रही थी उससे सब्जी खरीदना छोड़कर सीधा सुभाष के पास आ जाती है और कहती है कि हाँ सब्जी वाले, ये सब्जी किस तरह से दी है। अब उसके बाद जो सुभाष था उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि क्या रेट बताना है और इसी वजह से वह अंदाजे से बताने लगता है। कहता है कि ये इस रेट है, ये इस रेट है, यानी कि जो कीमत मंडी के अंदर थी उससे भी काफी ज्यादा कम रुपए वो बताने लगता है। और इस बात को देखकर संगीता को विश्वास हो जाता है कि सच में ही ये जो बेचारा है इसकी सब्जी बिक नहीं रही है और इसी वजह से ये ऐसी कम कीमत बता रहा है ताकि मैं इसकी सब्जियों को खरीद ले जाऊं। उसके बाद जो संगीता होती है वह उससे ढेर सारी सब्जी खरीदती है और जितने पैसे संगीता के बचते हैं उससे भी कहीं ज्यादा पैसे उसे दे देती है। इन पैसों को लेकर सुभाष हैरान होता है और कहने लगता है कि मैम साहब आपने ज्यादा पैसे दे दिए। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि हाँ ज्यादा पैसे दे दिए, क्योंकि जितने रुपए में तुमने मुझे सब्जी दी है उतने रुपए तो इसका खरीद मूल्य भी नहीं है, तो इसी वजह से ज्यादा पैसे दिए हैं ताकि तुम्हें घाटा ना हो सके। इसके बाद यहाँ पर सुभाष उसकी तरफ देखता रह जाता है और संगीता उन सब्जियों को लेकर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे 2-3 दिन लगातार हो जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन वह उसे नोटिस तो करता है बट उससे उसकी बात नहीं हो पाती है। 2 से 3 दिन के बाद जब वो सब्जियां खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद संगीता दोबारा से आती है, लेकिन इस बार सुभाष ने फ्रेश सब्जी रख रखी थी और जैसे संगीता इस बार आती है तो इस बार वह उसे रेट काफी ज्यादा बताता है जो कि मार्केट में चल रहा था। और इस बात को देखकर वह उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगती है। कहती है कि मुझे पागल समझ रहे हो, इतनी महंगी तो सब्जी कहीं भी नहीं मिला करती, तुम जितनी महंगी मुझे दे रही हो। तो उसके बाद सुभाष कहता है कि मैम साहब वो दरअसल ना मेरी माँ की तबीयत खराब है, तो इसी वजह से मैंने आपको ज्यादा रेट बताए हैं। अब इस बात को सुनकर संगीता जो कि खुद ही काफी ज्यादा परेशान है वह थोड़ी सी और भी ज्यादा परेशान होती है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है कि देखो जो अगर तुम्हें जरूरत है तो पैसे मांग लो, लेकिन इस तरह से फालतू पैसे की सब्जी मत बताओ ताकि लोगों का विश्वास तुम पर टूट जाए। इसी वजह से अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं सब्जी लूंगी और जो जायज रेट है वो लगाना, फालतू पैसे मैं अपने आप दे दूंगी। उसके बाद
बाद जो सुभाष होता है वह कुछ महसूस कर रहा था, और जब ये पूरी बात उसे महसूस हो जाती है और जाते समय वह उसे 100 रुपये फालतू देने लगती है, तो उसके बाद जो सुभाष होता है वो कहने लगता है कि मैम साहब इन पैसों को ले लो, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, इतनी में सब्जी है, बस ऐसा है और कुछ भी नहीं है। वो दरअसल आपका व्यवहार मुझे उस दिन काफी अच्छा लगा, जब आपने देखकर कि मेरी सब्जियां खराब हो रही हैं, मुझसे ज्यादा सब्जी खरीदी थी और रेट भी अच्छा खासा दिया था, इसी वजह से मुझे आप अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आपसे 2-4 बातें हो जाएंगी, इस बहाने से आपका ये व्यवहार भी दिख जाएगा। इस बात को सुनकर संगीता मुस्कुराती है और कहती है कि बातें करनी थी तो वैसे ही कर लेते, इस तरह से क्यों बातें की। तो उसके बाद सुभाष कहता है कि कोई बात नहीं मैम साहब, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। इसके बाद संगीता मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है, लेकिन अगले दिन फिर से सब्जी लेने के लिए आ जाती है। वो सब्जी लेने के लिए तो क्या, उस लड़के से बात करने के लिए आई थी, क्योंकि उसका चेहरा काफी ज्यादा क्यूट था और उसे वो बड़ा ही अच्छा लगा था, यानी कि कहीं ना कहीं संगीता के मन में उसके लिए प्यार जाग आया था, लेकिन वो अभी इस बात को कह नहीं पाती है। उसके बाद संगीता वहां पर आती है और आने के बाद आज केवल उससे बात करती है, सब्जी वगैरह नहीं खरीदती है। पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह कहता है कि मेरा नाम ना सतीश है और मैं और मेरी माँ पास ही की झोपड़पट्टी में रहा करते हैं। इस बात को सुनने के बाद जो संगीता होती है वो कहने लगती है कि अच्छा तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तो वह बताता है कि पिताजी तो काफी दिन पहले जा चुके हैं, अब घर की जिम्मेवारी को मैं ही उठाया करता हूँ, मेरी माँ बीमार है और उसी के लिए ये काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर इसकी मेहनत को देखकर वो उससे कहती है कि बहुत अच्छा कर रहे हो और इसी तरह से अपनी माँ की सेवा करते रहना। दोनों के बीच में और भी बातें होती हैं और बातों के दौरान जो सतीश बन रहा था सुभाष, वह उससे पूछता है उसके बारे में, तो वह भी सारी हकीकत साफ साफ बता देती है। कहती है कि मेरी शादी हो रही है एक अमीर जादे से, क्योंकि वो लोग मेरी माँ का खर्चा उठा लेंगे और साथ में मेरे भाइयों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी खुद ही उठा लेंगे, तो इसी वजह से मैंने भी हामी भर दी। तो उसके बाद यहाँ पर जो सतीश होता है वो कहता है कि क्या आपने लड़के को देखा है, तो संगीता कहता है कि नहीं लड़के को तो नहीं देखा, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम मेरी माँ की फ्यूचर तो ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैंने इस बात के लिए हामी भर ली। इस बात को सुनकर जो सुभाष होता है वो कहने लगता है कि मैम साहब ये तो बहुत गलत है ना, आपने बिना देखे उससे हामी भर ली, न जाने कैसा हो और क्या गलती हो उसके अंदर, हो सकता है जिस तरह से वो बता रहे हो वैसा ना हो, उनके बेटे में कोई खोट हो जिस वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, तो इस तरह से तो आपको इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए। इस बात को सुनकर संगीता को लगने लगता है कि जो सतीश है वो सही कह रहा है, और इसके बाद वो कहती है कि ठीक है तो मैं देखती हूँ क्या होता है आगे। उसके बाद संगीता अपने घर जाती है। इधर जो सुभाष होता है रोज की तरह वहां से सब्जी की रेडी को वहीं पर लगाकर, जहां पर वो बुजुर्ग रेडी लगाया करता था, सीधा अपने घर चला जाता है। जैसे ही वापस से घर पहुंचता है तो इतने में घर पहुंचता है, इतनी देर में उसके पिता के पास संगीता का फोन आ जाता है और वह फोन करके मना कर देती है कि अंकल जी चाहे जो भी हो मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर उसका पिता पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वह एकदम से फोन काट देती है, क्योंकि मना करने में उस पर बड़ा ही जोर पड़ रहा था। अब जब पिता बताता है कि बेटा उस लड़की ने मना कर दिया है, तो यहाँ पर सुभाष कहता है कि पिताजी अब तो मुझे उसी लड़की से शादी करनी है। ऐसा कहकर वह फौरन से अपनी गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। पिता जब ये देखता है कि बेटे को हो क्या गया है, पहले तो शादी के लिए इनकार सा कर रहा था, लेकिन अब उस लड़की से शादी करनी है जिसने उससे मना किया है, वह इस बात के बारे में सोचकर परेशान होता है। लेकिन इतनी देर में जो सुभाष होता है वह धीरे धीरे सफर तय करने के बाद वहां से संगीता के पास पहुंच जाता है, और जैसे इस बार वह संगीता के घर की डोरबेल बजाता है तो रात के समय संगीता दरवाजा खोलती है और सामने वही सुभाष खड़ा हुआ था। अब जैसे वो सुभाष को देखती है, वो भी अच्छे से सूट बूट में, तो एकदम से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि सब्जी वाले तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर सुभाष मुस्कुराता है और कहता है कि संगीता मैं सब्जी वाला नहीं हूँ, मैं वही सुभाष हूँ जिससे अभी थोड़ी देर पहले तुमने उसके पिता से मना किया है शादी करने से। इस बात को सुनकर संगीता पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मतलब क्या तुम्हारा, तो वो कहता है कि हाँ मैं ही वो सुभाष हूँ। दरअसल मैं शादी से पहले तुम्हारे बारे में जानना चाहता था और इसी वजह से सब्जी वाले के भेष में तुम्हारे घर के पास वाली सब्जी मंडी में सब्जियों की रेहड़ी लगाने लगा, ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं, और जब तुम कंपनी जाया करती हो जब भी मैं तुम्हें देखा करता हूं, बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती हो जब भी मैं तुम्हें देखा करता हूं, और तुम्हारे बारे में मैंने पूरी जानकारी निकाल ली है, तो मुझे तो अब तुमसे ही शादी करनी है। इस बात को सुनकर संगीता हैरान तो होती है, लेकिन चूंकि सब्जी वाले से वह प्यार से करने लगी थी मन ही मन, तो उसके बाद वह भी इस बात के लिए हामी भर लेती है। और उसके बाद जब पिता को यह बात पता चलती है तो पिता भी हैरान तो होता है, लेकिन उन दोनों की शादी करा देता है। शादी होने के बाद वो लोग आज तक भी अपने घर के अंदर खुशियों से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुभाष और संगीता को 2 बच्चे हो चुके हैं और उन बच्चों के साथ वह बड़े ही खुश है, और संगीता की जो माँ है उसका खर्च भी सुभाष उठाया करता है, उसके भाइयों की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी वह खुद से उठाया
उठाया करता है। बदले में जो संगीता है वो उसकी कंपनी में थोड़ा बहुत इधर उधर का काम देख लिया करती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और यह वह इसलिए कर रही है ताकि उसके परिवार का भरण पोषण होता रहे। सुभाष मना भी करता है, लेकिन वो कह देती है कि देखो मैं खुद करूंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसा भी लगे वो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। ताकि मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।